गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, कल हम जो लेक्चर आपने देखा था उसमें क्वेश्चन दिया था कि डिफरेंट आयंस है, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना था, लेकिन फर्स्ट टाइम में कोई भी स्टूडेंट इसको सही नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको बताया था कि जब भी केटायन होगा तो न्यूट्रल एटम से जितना उस पर चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन डिडक्ट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे, इसके बाद इनर वाले से निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो, इसको ध्यान से देखना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये देखो, चाहे 4s2 3d, ठीक है ना, 5 लिखे या 3d5 4s2 लिखे, राइट। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन होगा? जिसका क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पर क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पर क्वांटम नंबर 3 है, यहाँ पर क्वांटम नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर 3 है। तो जो क्वांटम नंबर, इसका मतलब जो सबसे बड़ा वाला सेल होगा, बाहरी सेल कौन होगा? 4 होगा। आप यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, चौथा। तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, तो बाहरी सेल ये हुआ ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, फिर इसमें आएगा, इससे निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ Mn4 पॉजिटिव का मतलब 25 - 4, ठीक है ना। तो अब देखो, बाहरी सेल क्या है यहाँ पर 4s, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये 5 है, ठीक है ना। या 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ से 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इसके बाद 3d से निकलेगा, ठीक है। तो इतना अब आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। अब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल गया, अब ये गायब हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो फिर बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 3d से। 3d से भी पूरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा? 3p से निकलेगा। 3p से भी पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर कहाँ से निकलेगा? 3s से निकलेगा। तो उतना जाने की जरूरत नहीं, हमें जितना निकालना वही निकालेंगे। तो s और 3d से काम चल जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकला, तो क्या बचा? 3d3। 3d3 हुआ, बोलो। तो आप यहां पर d ऑर्बिटल को भरो, क्योंकि इससे पहले तो सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, पेयर्ड है, तो d में ही चलते हैं। तो 1 2 3, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। क्लियर। इसी तरह से अब आप, ये होता है क्रोमियम का 24, इसका एक्सेप्शनल होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। 3d5 होता है, 4s1 होता है, एक्सेप्शनल केस है। आप करोगे तो यहां आएगा 3d4 4s2, लेकिन ये s का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना हाफ फील्ड पूरा करने के लिए, मैंने बताया है वीडियो में। अब यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 2, तो 24 - 2 22 हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती कर रहे थे, 2p6 3s2 3p6 3d4 आगे। अब d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो, तो ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, आयरन है 26, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यहां पर 3s2 3p6 4
3d6 4s2, राइट। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है? 3, तो 26 माइनस 3 ये होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एस से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा कि नहीं? तो अब आप ये देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 3s2 3p, ये सब तो अंदर वाले भरे हैं, 3p6 3d5 आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ 4s1 0 लिख दे, लिख सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है? ज्यादा चीजें कंफ्यूज करने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, उस सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, हटाओ उसको, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसी तरह से निकल है 28 है, क्या आ जाएगा? 3s2 3p6 3d8 4s2, ठीक है ना। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 2, 28 माइनस 2, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो, दो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, तो क्या बचेगा? 3s2 3p6 3d8। अब देखो निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने बचे? 2। क्लियर है? Cl है 17, क्या आ जाएगा? 3s2 3p क्या 5, 3s2 3p 5 आया 17 में, ठीक है। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अब इसमें क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज है, तो 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 3s2 3p6, 3p में देखो, 1 2 3 4 5 6 0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं, ठीक है। यहां पर इसी तरह से जिंक का है, जिंक का आप देखोगे 30 होता है, यहां पर होता है 3s2 3p6 3d10 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 30 माइनस 2 28, 3s2 3p6 3d10 आ गया ना। ये 4s का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो d में देखो 1 2 3 4, कितना आया? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी आया, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आपको निकालना है। जब अभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर मोस्ट सेल में, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो भी आउटर मोस्ट सेल में। अब आप देखो यहां पर जुड़ा है, p5 था, ना, तो जुड़ा तो p6 हुआ, तो आउटर मोस्ट सेल ही हुआ ना। निकलेगा तो आउटर मोस्ट सेल से पहले, और जुड़ेगा भी तो आउटर मोस्ट सेल में ही जुड़ेगा। इतनी सी समझाने आपको समझना था, और ऑलमोस्ट आप लोगों ने गलत ही किया है, ठीक है। चलिए, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एक चीज थोड़ा सा मिसिंग किए थे, क्या? उसको हम देख लें थोड़ा सा। ठीक है ना। अब हम लोग
ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां ये थोड़ा सा छूटा हुआ है। बिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आप लिखिए, बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो कलर चार्ट तो बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है। चलो दो मेथड है। पहला है बाय कंटूर डायग्राम, बाय कंटूर डायग्राम्स, ठीक है ना। अब आप ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। फॉर एस के लिए, फॉर एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, 1s, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर है। तो आप देखोगे कि न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लगभग 9 के बराबर हो जाएगी। देखो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा, और न्यूक्लियस से, ठीक है ना, जब दूर जाओगे तो 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। अंत में क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। जब फेड हो जाएगा तो ये दूसरा सेल आएगा, इसके बाद ये कौन सा आएगा, अब दूसरा सेल, ठीक है। तो पहले सेल, अब दूसरे सेल के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ जाएगी, दूसरे सेल में, न्यूक्लियस के दूसरे सेल में, न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और न्यूक्लियस से जब दूर जाओगे तो यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, फेड हो गई, यानी कम हो गई, ठीक है ना। और जैसे कम होगी वहां पर कौन सा सेल शुरू हो जाएगा, तीसरा सेल। कौन सा सेल शुरू हो जाएगा, तीसरा सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, अब यहां पर तीसरे सेल में न्यूक्लियस के नजदीक S, यानी 3s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के नजदीक क्या होगी, ज्यादा होगी। और न्यूक्लियस से जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसके बाद ये कौन सा सेल शुरू होगा, चौथा सेल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ये चौथा सेल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पहले सेल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच कोई गैप नहीं है, तो 1s में, और दूसरे देखो, पहले यहां पर देखो ध्यान से, घटाने की बात नहीं है, न्यूक्लियस और 1s के बीच में इलेक्ट्रॉन गैप नहीं है, बीच में इलेक्ट्रॉन गैप नहीं है, तो यहां पर जो है कोई गैप नहीं। दूसरा 1s और 2s के बीच में देखो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गैप है, इलेक्ट्रॉन गैप है, जहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऑलमोस्ट 0। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे नोड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो 1s के लिए कोई नोड है, कोई गैप है
नहीं, तो नो नोड। 2s के लिए देखो, ये 1s है, ये क्या है 2s है, ये क्या है 3s है, ठीक। तो 1s में कोई नोड नहीं है, लेकिन 1s और 2s के बीच में ये देखो, ये नोड है, 1 नोड हो गई। अब देखो इसी तरह से 2s और 3s के बीच में एक ये नोड आ रही है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है 0 है। तो यहां पर देखो, यानी 2s जहां खत्म होगा वहीं से 3s शुरू होगा। तो यहां पर एक नोड बनी, यहां पर एक नोड बनी कि नहीं, तो यहां पर 1s के लिए 1 नोड मिला। देखो, अरे 2s के लिए कितने नोड है, ये, और 3s के लिए कितनी नोड मिली, 1 और 2, ठीक है ना। तो 3s के लिए कितनी नोड मिली, 2 नोड मिली, ठीक। ये तो रहा कंटूर डायग्राम में एस ऑर्बिटल का। अब हम फॉर पी ऑर्बिटल के लिए देखें, ठीक है ना। जब पी ऑर्बिटल के लिए देखते हैं तो ये देखो, यहां पर ये क्या आया, न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर एक शेल आ गया, ये क्या है 1s, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पी के लिए। अब इसके बाद आया क्या, दूसरा सेल। दूसरा सेल में क्या होता है 2s और 2p। तो पहले सेल में पी ऑर्बिटल नहीं है ना, दूसरे सेल में पी ऑर्बिटल है, s को हम हटा देते हैं, हम पी ऑर्बिटल के लिए करते हैं। ये क्या है 2p, ठीक है ना। अब पी ऑर्बिटल किस सेल से शुरू हो रहा है, दूसरे सेल से। तो अब आप यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी p के लिए, यहां पर न्यूक्लियस के नजदीक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, पूरी तरह से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1s और 2p के लिए। इसमें चूंकि 1s में कोई p नहीं है, तो 2p के लिए नोड कितने मिले, कोई नोड नहीं मिलेगी, क्योंकि वस में एस ऑर्बिटल में तो पहले सेल में एस ऑर्बिटल होता है, पहले सेल में पी ऑर्बिटल नहीं होता। पी ऑर्बिटल कहां से शुरू होता है, दूसरे सेल से। तो दूसरे सेल में पी के लिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में कोई नोड नहीं मिलेगा, कोई नोड नहीं मिलेगा। तो अब आप ये देखो 2p के लिए क्या होगा, नो नोड, ठीक है ना। यहां पर क्या है 2p, आगे लिखो 2p। अब यहां पर आया क्या 3p, ठीक है। अब 3p में क्या होगा, 2p और 3p के बीच में एक नोड आ जाएगा। ध्यान रहे, इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बना दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, उस फिगर से कंपेयर करोगे तो। ये इलेक्ट्रॉन है 2p के लिए। अब ये 3p के लिए इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3p के लिए होगा। तो 2p और 3p के बीच में ये जो गैप आ रहा है वो क्या कहलाएगा, एक नोड बनेगा। एक नोड बनेगा कि नहीं, तो इसे हम कहेंगे क्या, नोड। तो 3p के लिए कितना हो गया, वन नोड। इसी तरह 4p के लिए कितना होगा, p के केवल नोड 2 नोड हो गए, ठीक है।
इसी तरह से डी ऑर्बिटल के लिए 3D में नो नोड, ये पर्टिकुलर है फॉर डी। 4D के लिए 1 नोड, 5D के लिए डी के कितने नोड होंगे? 2 नोड, ठीक है ना। तो इस तरह से काउंटूर डायग्राम हम बनाते हैं। बेसिकली हम एस और पी के लिए देखते हैं 3 में, क्योंकि सबसे नजदीक न्यूक्लियस की कौन होता है? यहां पर देखो, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, तो 1s में कोई नोड नहीं होगा, लेकिन 2s में एक नोड होगा, 1s और 2s के बीच में। इसी तरह से आप 3s के लिए कितने नोड हो गए? 2। एक नोड कहाँ? 1s और 2s के बीच में, और दूसरी नोड 2s और 3s के बीच में। इसी तरह p में जाओ तो p ऑर्बिटल किस सेल से शुरू होता है? दूसरे सेल से शुरू होता है। तो 2p के लिए कोई नोड नहीं होगी, क्योंकि 2p क्या है? न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, ठीक है। लेकिन 2p से 3p के बीच में एक नोड होगी कि नहीं? 2p और 3p के बीच में एक नोड। इसी तरह से 4p के लिए देखोगे तो 2 नोड हो गए, एक कहां से होगी? 2p और 3p, और दूसरा 3p और 4p। इसी तरह से d में डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल के लिए कोई नोड नहीं होगी, लेकिन 4d के लिए एक नोड हो जाएगी, 5d के लिए 2 नोड हो जाएगी। कौन? एक नोड 3d और 4d के बीच में, और एक नोड 4d और 5d के बीच में। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है उसे क्या कहते हैं? नोड। अब इसको हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से और एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे तरीका से। बाय प्लॉटिंग ग्राफ, ठीक है ना, बिटवीन साई स्क्वायर एंड रेडियस। चलिए, साइन एंड आर। आर क्या है? रेडियस। और ये साइन क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आर है, ठीक है ना। और यहां पर लिख दें साई। साई क्या बताता है? एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है ना। साई क्या बताता है? एम्पलीट्यूड बताता है। तो अब आप ये देखो, 1s के लिए एम्पलीट्यूड जब आर रेडियस कुछ नहीं बहुत ज्यादा होगा, रेडियस बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? साई की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ये क्या है? 1s। दूसरा ग्राफ हम खींचते हैं, ये रेडियस है और ये साई है, ठीक है ना। ये देखो, पहले आएगा, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, फिर एक 2s पर जाके रुक जाएगा, 2s। तो इसमें कितने वैल्यू मिले? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये 2s के लिए है, फिर 3s के लिए। अब हम 3s के लिए देखें तो क्या आ जाएगा, बोलो। ये आ जाएगा 3s के लिए आ जाएगा। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे इसका। 1s के लिए रेडियस बढ़ेगी तो साइन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन 2s के लिए जब रेडियस बढ़ेगी तो पहले क्या आ जाएगा, 0 पर आएगा, और 0 से फिर क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव से फिर आकर के 0 पर रुक जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। फिर 3s के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव आया, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दिखाया। इसी तरह से 3s के लिए क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? अब इस ग्राफ से केवल एम्पलीट्यूड का है ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड और रेडियस के बीच ये ग्राफ है। 1s के लिए सीधे है, इस लाइन को नहीं टच करेगा। 2s के लिए क्रॉस कर जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। 3s के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव जाएगा एम्पलीट्यूड। अब हम दूसरा करते हैं, साई स्क्वायर। हम क्या कर देते हैं, साई स्क्वायर और रेडियस। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आ गया। तो यहां पर हम देखें फॉर 1s, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1s। ये साई स्क्वायर है। जब रेडियस, ध्यान रखना ये न्यूक्लियस है, रेडियस जब 0 है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। 1s के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कंटूर डायग्राम में बताया था, उसको ही अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेडियस जब 0 है तो क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s के लिए कम होती जाएगी। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये यहां पर आकर के खत्म हो जाएगा, यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फिर से देखो, दूसरा ग्राफ हम खींचते हैं 2s के लिए। ये साई स्क्वायर है और ये रेडियस है। ठीक है, यहां पर आया, ये 1s आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। 1s के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। ये देखो 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर और 1s के लिए यहां पर क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि ये न्यूक्लियस है। यहां 1s के लिए मैं दिखा रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है ना, और यहां पर देखो ऑलमोस्ट यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ जा रही है, इस पॉइंट पर 0 आ रही है, ये पॉइंट दिखा रहा है। इसके बाद क्या शुरू होता है, 2s, यहां पर क्या हो गया, 2s यहां पर। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। अरे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस की डेंसिटी 2s के लिए ज्यादा है। तो 1s और 2s के बीच में ये जो पोर्शन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम है, इसे हमने क्या बताया था, नोड। तो यहां पर फिर इसके बाद 2 से शुरू होगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं। अब यहां पर इसे हम क्या कहेंगे, नोड। 2s के लिए कितनी नोड हो गई,
2s के लिए कितनी नोड हो गई? एक नोड हो गई। अब यहां पर 2s के लिए क्या हो गया? यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर 2s। अब 2s के बाद क्या शुरू होगा? 3s शुरू होगा, ठीक है ना? जब 3s होगा तो देखो 3s, ये साइज स्क्वायर है, ये रेडियस है, ये आया 1s, ये 2s, ये फिर क्या हुआ? 3s। अब यहां पर देखो क्या हुआ? 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और 3s। तो यहां पर कितना नोड मिला? एक नोड। यहां पर ये भी एक नोड है, तो टोटल नोड 3s के लिए कितना हुआ? 2। इसी तरह से 4s के लिए भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफिकल नोटेशन से हम नोड बनाते हैं। दूसरी वे, नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन क्या होता है? ठीक है ना? किसी ऑर्बिटल का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो? ऑलमोस्ट 0 हो, ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। इस ग्राफ को स्टडी कर लेना और आप लोग पी ऑर्बिटल के लिए जरा कोशिश करना और भेजना, सेंड करना हमें। ठीक है ना? नोडल प्लेन, the plane around orbital where probability of finding the electron is almost 0 called नोडल प्लेन। अब आप देखो फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। जब स्फेरिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन पूरे चारों तरफ से होगा, एक्स है, वाई है और ये जेड है, एक्स वाई और जेड। अब आप ये देखो इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर है ना, चारों ओर स्फेरिकल में इलेक्ट्रॉन चारों ओर है, इसलिए यहां पर नो नोडल प्लेन। एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों ओर पाई जाती है एस ऑर्बिटल में, क्योंकि उसका शेप क्या है? स्फेरिकल है, ठीक है ना? अब फॉर पी ऑर्बिटल, फॉर, ठीक है ना? पी ऑर्बिटल, ठीक है ना? ये देखो पी एक्स के लिए ये एक्स एक्सिस है, वो कौन सा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? px। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मतलब ये एरिया हुआ क्या? नोडल प्लेन। यानी px के लिए वन नोडल फ्रंट ये क्या है? ये पूरी तरह से नोडल प्लेन है। इसी तरह से पी वाई के लिए, ठीक है,
ये एरिया जो है क्या है, नोडल प्लेन है, ठीक है ना। ये कैसा है, पी वाई के लिए नोडल प्लेन। अब आप देखो पी जेड के लिए ये एरिया क्या है, नोडल प्लेन। ठीक है ना। तो आप देखो पी ऑर्बिटल के लिए कितने नोडल प्लेन हो गए, 3। कितने हो गए, 3। पी एक्स के लिए 1, पी वाई के लिए 1 और पी जेड के लिए 1। तो पी ऑर्बिटल के लिए टोटल नोडल प्लेन कितने हो गए, 3। क्लियर। अब आप चलो फॉर डी ऑर्बिटल, फॉर डी ऑर्बिटल फॉर डी ऑर्बिटल पहले डी एक्स वाई, ठीक है ना, डी एक्स वाई। एक ऑर्बिटल जो इसमें एब्सेंट है यानी जेड पर होगा, और दूसरा ऑर्बिटल एक्स और वाई के बीच में, सपोज करो ये एक्स है और ये वाई है, तो एक यहां पर हो गया। अब आप देखिए कितने नोडल प्लेन हुआ, एक एक्स एक्सिस पर हुआ, दूसरा वाई एक्सिस पर। ये देखो ये नोडल प्लेन है, ये क्या है, एक एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वाई एक्सिस पर। ये क्या है, नोडल प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम है या ऑलमोस्ट 0 है, डी, ठीक है ना। वाई जेड, एक तो एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा जेड और वाई के बीच में। ये मिला। तो ये देखो एक नोडल प्लेन एक्स और वाई के बीच में आया, एक नोडल प्लेन कहां पर आया, बोलो, और दूसरा कौन, एक्स एक्सिस पर है, अरे जेड एक्सिस पर। ये दूसरा नोडल प्लेन है, ठीक है ना। ये दूसरा नोडल प्लेन है, पहला नोडल प्लेन ये, दूसरा नोडल प्लेन ये, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। इसी तरह से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स जेड में भी होगा। आपको बताना है कि डी जेड स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन होंगे। ध्यान रहे, हाउ मच नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन डी जेड स्क्वायर, फाइंड आउट एंड गिव द आंसर ऑन फेसबुक, सॉरी व्हाट्सएप, नॉट फेसबुक। अगर कोई बच्चा फेसबुक अगर मुझे ज्वाइन किया तो फेसबुक पर नहीं, व्हाट्सएप पर। अब आप इस आज के टॉपिक को आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जोड़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जोड़ना है लेक्चर 16 करके, क्योंकि आज की बातें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कुछ मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं। नोड 2 तरह की होती है। नोड वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, उसे नोड कहते हैं, और वह प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है उसे नोडल प्लेन कहते हैं। अब इन नोड और नोडल प्लेन में अंतर पता चल गया। अब नोड 2 तरह की होती है। रेडियल नोड, नोड कितने होते हैं, 2 तरह का होता है। एक रेडियल नोड होता है और दूसरा होता है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, ठीक है ना। एक रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड, ठीक है ना। अब आप ये देखो, रेडियल नोड is
स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, where amplitude and probability of finding electron are equal, दोनों बराबर होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये 1s है और ये क्या है 2s है। तो ये जो आया नोड, इस नोड को 1s और 2s के बीच की, इसे हम क्या कहेंगे रेडियल नोड, क्योंकि किस न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, आर हुआ, इसे हम क्या कहेंगे रेडियल नोड, ठीक है ना। अच्छा, और एंगुलर नोड का कोई मतलब नहीं है, वो न्यूक्लियस की संगि पर इलेक्ट्रॉन उसको जो है रिवॉल्व करता है, वो देखा जाता है। अब आपको यहां पर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है ना। पहला रेडियल नोड, पहला रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1 एंगुलर नोड। दूसरा एंगुलर नोड किसके बराबर होगा, l एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगा, और रेडियल नोड n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमुथल नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर माइनस 1, ये होगा, ठीक है ना। टोटल नोड, तीसरा टोटल नोड दोनों मिला करके इजकल टू n माइनस 1, इजकल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। अब इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा व्हाट्सएप पर, तो आप लोग इसे करना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है ना, तो और हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।